सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम सीएम प्लांट्स में जो बेसिकली साइकिल देखा जाता है उसके चक्र के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे इनमें जो है बेसिकली बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं, जो भी जैव रासायनिक प्रक्रिया होते हैं CO2 को फिक्स करने के लिए, CO2 की फिक्सेशन के लिए हम उसे क्या करने वाले हैं, आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले फ्यू सेकंड्स के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में C4 प्लांट्स के बारे में बताया था। DCA साइकिल इसे कहते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमने उसके बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको कहा था कि C3 साइकिल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके माध्यम से CO2 को स्थिरीकृत कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो CO2 फिक्सेशन के जो मेथड थे वो कौन कौन से थे? मैंने आपको C4 प्लांट्स के बारे में बताया था और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर CM प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करेंगे और इस टॉपिक को स्टडी करने के बाद जो हमारा इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होता है वो क्या होगा, हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, मतलब हम प्रकाश शोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आज का है हम डिस्कस करने वाले हैं CM प्लांट के बारे में। इससे पहले जो वेरी फर्स्ट जो पॉइंट होता है कि CM क्या रिप्रेजेंट करता है, CM का मीनिंग क्या होता है, हम इसे देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो CM है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक तरीके का जो मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है क्रेसुलेशन। क्या कहेंगे इसे कहा जाता है क्रेसुलेशन। क्या कहेंगे इसे क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे प्लांट जिसमें किस तरह का मेटाबॉलिज्म उपापचय देखा जाए, मैंने कहा क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, तो इस तरह के प्लांट जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, CM प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने देखा, लेकिन जो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हो रहा है इस तरह के प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं जिसमें जो बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, मैंने कहा जो CM प्लांट से बिलोंग करते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा CM प्लांट में क्या आते हैं, CM प्लांट में बेसिकली वो सभी प्लांट आएंगे जो कैसे होते हैं, जो मैंने कहा सेक्युलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? मैंने कहा ये बेसिकली कैसे होंगे, ये सेक्युलेंट्स होते हैं। देखिए सेक्युलेंट्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने कहा सेक्युलेंट्स को कहा जाता है मांसल। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है मांसल कहा जाता है। ठीक है, तो वो सभी प्रकार के प्लांट या फिर पादप जो कि कैसे हो, मैंने कहा वो प्रकृति में कैसे होते हैं, मांसल होते हैं, सेक्युलेंट टाइप के होते हैं, तो वो बेसिकली CM प्लांट होते हैं। ठीक है, सेक्युलेंट के साथ साथ यहाँ पर एक और प्लांट हम कंसीडर कर सकते हैं, वो क्या है, मैंने कहा अगर हम यहाँ पे जीरोफाइटिक प्लांट की बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पे जीरोफाइटिक प्लांट जो होते हैं, जो जीरोफाइट्स होते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मरोद्भिद पादप। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा मरोद्भिद पादप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मरोद्भिद की बात करते हैं या फिर मांसल प्रकार के पादप की बात करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे बेसिकली CM प्लांट कहेंगे। लेकिन आपको इतना पता है कि जीरोफाइटिक या फिर मरोद्भिद प्रकार के जो पादप होते हैं वो बेसिकली किस आवास में रहते हैं, वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं जहां पे लेक ऑफ वाटर हो। ठीक है, जहां पे जल की कमी हो, ड्राइनेस के कंडीशन में जो है वो जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर जो CM प्लांट है उनका नेचर क्या हो गया, वो सेक्युलेंट टाइप के होते हैं, मांसल होते हैं, साथ साथ ये जीरोफाइटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल जो है इस कैटेगरी में हम यहाँ पे लेने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम बेसिकली किसकी बात करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर कैक्टस की बात करें या कैक्टाई की बात करते हैं। ठीक है, या फिर कैक्टस या फिर कैक्टाई ले लिया। इसके साथ साथ मैंने कहा कैक्टस कैक्टाई के साथ साथ यहाँ पे कुछ मेंबर की बात करें जो कि किससे बिलोंग कर रहे हो, मैंने कहा अगर कुछ मेंबर की बात करते हैं जो किस फैमिली से, किस कुल से बिलोंग करते हैं या फिर किस कुल के सदस्य को यहाँ पे CM प्लांट में कंसिडर किया जाता है, बेसिकली ये होता है U4BAC। ठीक है, मैंने कहा ये जो U4BAC फैमिली है, ठीक है, इस फैमिली के जो
मेंबर है यूफोरबिएसी फैमिली के जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो जनरली किस प्रकार के प्लांट होते हैं, मैंने कहा वो CAM प्लांट होते हैं जिसमें क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी स्पेशली यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक तो ब्रायोफिलम। ठीक है, अगर यहाँ पे एक प्लांट की बात करें, एक स्पीसीज की बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रायोफाइलम कहते हैं। तो ये ब्रायोफाइलम जो है वो किससे बिलोंग करता है, मैंने कहा यूफोरबिएसी फैमिली से है, और ये क्या होता है, ये CAM प्लांट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम के साथ साथ यहाँ पर एक प्लांट के बारे में और डिस्कस करते हैं, ये कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पे देखिए अगर हम ओपनशिया की बात करें, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे ओपनशिया की बात करते हैं, मैंने कैक्टाई भी लिया था इसी कैटेगरी में। इसके साथ साथ ओपनशिया के साथ साथ एक और एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्या है, ये है पाइनएप्पल। ठीक है, तो मैंने कहा अगर पाइनएप्पल की बात करें, ओपनशिया की बात करते हैं, ब्रायोफाइलम की बात करते हैं, तो ये बेसिकली मेंबर्स, कुछ सदस्य किस फैमिली के, मैंने कहा यूफोरबिएसी फैमिली के जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, CAM प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट को क्या किया, स्टडी किया। सीधे लीड करते हैं कि अब हमें कौन सा नेक्स्ट पॉइंट जो है CAM प्लांट में क्या करना होता है, स्टडी करना होता है। देखिए ये जो CAM प्लांट होते हैं स्टूडेंट, बेसिकली इसमें क्या देखा जाता है, इसमें जल के संरक्षण के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा, वाटर के कंजर्वेशन के लिए, वाटर के कंजर्वेशन मतलब जल को बचाने के लिए, उसके बचाव के लिए इसमें एडेप्टेशन पाया जाएगा। ठीक है, और वो एडेप्टेशन किस तरीका का होता है मैं ये भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पे वाटर को सेव करने के लिए, ठीक है, मैंने कहा वाटर के कंजर्वेशन के लिए, किसके लिए, मैंने कहा वाटर के कंजर्वेशन के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर बेसिकली एडेप्टेशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहां पर एडेप्टेशन जो है बेसिकली यहां पे पाया जाएगा। एडेप्टेशन को क्या कहा जाता है, मैंने कहा एडेप्टेशन को कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाएगा अनुकूलन कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किया जिसमें मैंने आपको बताया कि जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए इसमें क्या पाया जाता है, मैंने कहा इसमें एडेप्टेशन पाया जाएगा या फिर अनुकूलन पाया जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या पाया जाएगा, मैंने कहा अनुकूलन पाया जाएगा। ठीक है, हम यहां पे ये स्टडी करने वाले हैं कि अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैंने आपको ये तो बताया कि नहीं जल के बचाव के लिए या जल के संरक्षण के लिए यहां पे क्या पाया जा रहा है, एडेप्टेशन पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो स्पेशल कैरेक्टर है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, इसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे जो स्टार मार्क इसीलिए किया, ये हमारा स्पेशल पॉइंट है, ये हमारा नोट पॉइंट है, जो CAM प्लांट का जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फीचर होता है, अभिलक्षणिक गुणधर्म होता है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले। देखिए ये नोट पॉइंट जो है बेसिकली इसमें क्या बताने वाला हूं, CAM प्लांट में पाए जाने वाले, अगर हम किसकी बात करें, स्टोमेटा की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम यहां पे अगर इसमें पाए जाने वाले स्टोमेटा की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसका स्टोमेटा जो होता है बेसिकली उसके बारे में क्या स्पेसिफिक बातें हैं जो यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा यहां पर जो स्टोमेटा की क्लोजिंग, और इसका मतलब है कि बंद होने का, और ओपनिंग मतलब खुलने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, मैंने कहा कैसे, बेसिकली यहां पे जो है उसका टाइम चेंज हो जाता है, तो मैंने कहा यहां पे चेंज टाइम ऑफ क्या पाया जाएगा, स्टोमेटा का, स्टोमेटा का जो टाइम होता है मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिकली मैंने आपको कहा यहां पे चेंज टाइमिंग होता है, क्या होता है, यानी कहा यहां पे चेंज टाइमिंग होता है, किसका, चेंज टाइमिंग ऑफ, मैंने कहा चेंज टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखा जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यहां पर क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, देखिए हमने ये पॉइंट डिस्कस किया यहां पर, लेकिन ये जो है स्पेशली ये क्यों कहा जाता है कि यहां पर चेंज टाइमिंग ऑब्जर्व होता है, ओपनिंग के लिए और यहां पे किसके लिए, मैंने कहा क्लोजिंग के लिए। ऐसा इसीलिए होता है स्टूडेंट, बेसिकली यहां पे क्या कहा जाएगा कि अगर हम यहां पे नाइट टाइम की बात करते हैं, रात्रि के समय की बात करते हैं या फिर दिन में बात करते हैं, कि बेसिकली कब तो यहां पे स्टोमेटा मतलब रंध्र जो होते हैं वहां पे ओपन होते हैं, और कब जो ये स्टोमेटा हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए फर्स्ट केस हमारा यहां पे ले रहे हैं कि नाइट केस में, ठीक है, यहां पे रात्रि में बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि रात्रि में जो इसमें स्टोमेटा होता है वो क्या होते हैं, मैंने कहा ये ओपन होते हैं। क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पे लाइट जो है वो क्या होता है, अब्सेंस में, हम लाइट के अब्सेंस में ये कंसीडर कर रहे हैं कि रात्रि के समय जो है इसमें यहां पे क्या बेसिकली ये जो स्टोमेटा
है वो क्या होते हैं, ओपन कंडीशन में होते हैं, ठीक है, ये खुले हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, यहां पर हम ले रहे हैं अगर डे टाइम की बात करें तो ड्यूरिंग डे टाइम मतलब दिन के दौरान जो है क्या होता है, बेसिकली यहां पे जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, मैंने कहा यहां पे हमें स्टोमेटा को क्लोज कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, मैंने कहा यहां पे स्टोमेटा क्लोज हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे सीएम प्लांट में डिस्कस करना होता है। देखिए मैंने इसको नोट पॉइंट इसीलिए किया है क्योंकि ये जो वाटर कंजर्वेशन का तरीका होता है, बेसिकली ये चेंज टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है कि वो जो है बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन से बिल्कुल अपोजिट बिहेवियर शो करता है। कि यहाँ पे नाइट केस में क्या होता है, मैंने कहा रात्रि के समय ये ओपन होते हैं तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो कि वातावरण में पाए जाने वाले CO2 जो होते हैं वो अब स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से यहां पर क्या होते हैं, नाइट के टाइम पे रात्रि के समय एंटर कर जाते हैं और उसका जो है एक बायोकेमिकल रिएक्शन, हमें उसका एक कंप्लीट पाथवे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे वन मोर पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं और ये क्या है, मैंने कहा यहां पे अगर नाइट में यहां पे स्टोमेटा ओपन होते हैं तो इससे जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एसिडिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा एसिडिफिकेशन, ठीक है। यहां पे जो है नाइट के टाइम पे कौन सा रिएक्शन होता है या फिर कौन सा प्रोसेस होता है, मैंने कहा यहां पर एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे डे टाइम की बात करें, जब यहां पे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो डे टाइम में हम कह रहे हैं यहां पर क्या प्रेजेंट है, मैंने कहा यहां पे अब जो है लाइट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहां पर अब लाइट प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहां पे लाइट प्रेजेंट है तो यहां पे होने वाले रिएक्शन या इस प्रोसेस को कहते हैं डी एसिडिफिकेशन। क्या कहेंगे इसे, अब इसे कहा जाएगा डी एसिडिफिकेशन कहा जाएगा, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए यहां पे एसिडिफिकेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, अम्लीकरण। क्या कह सकते हैं इसको, अम्लीकरण कह सकते हैं। लेकिन यहां पे डी एसिडिफिकेशन को क्या कहते हैं, इसे विअम्लीकरण कहते हैं। तो दो बेसिक टाइप के जो रिएक्शन हमें यहां पे देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, यहां पे एसिडिफिकेशन कहते हैं। इसके साथ साथ हम इसको क्या कह सकते हैं, यहां पे डी एसिडिफिकेशन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। देखिए मैंने आपको इस पर्टिकुलर कंटेंट में जो भी बातें आपको प्रोवाइड की है, जो भी इंफॉर्मेटिव थिंग के बारे में हमने स्टडी किया है उसको हम वन मोर टाइम जो है रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या कहा, सीएम प्लांट जो है वो किस प्रकार के होते हैं, सैक्युलेंट प्रकार के होते हैं, जीरोफाइटिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल डिस्कस किया, अगर हम कैक्टाई की बात करते हैं या सम मेंबर ऑफ यूफोरबिएसी फैमिली की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली वो कैसे होते हैं, मैंने कहा इसमें जो है क्या देखा जाएगा, मैंने कहा सपोज यहाँ पे ब्रायोफाइलम की बात करें या फिर ओपनशिया की बात करें, पाइनएप्पल की भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर किया है, वो कैसे होते हैं, वो क्रेसुलेशन ऐसा एसिड मेटाबॉलिज्म शो करने वाले कुछ एक प्लांट्स होते हैं जिसको मैंने इस कैटेगरी में लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने ये कहा कि इसमें वाटर कन्वर्सेशन के लिए, वाटर को शेप करने के लिए क्या होता है, अनुकूलन पाया जाता है। और स्पेशल कैरेक्टर क्या था, स्टोमेटा के बारे में। यहां पे इसकी जो टाइमिंग है ओपनिंग की और क्लोजिंग की, वो बेसिकली क्या देखा जाएगा, चेंज देखा जाएगा नॉर्मल कंडीशन से। ये क्या होता है, मैंने कहा नाइट टाइम पे ये क्या होते हैं, ओपन रहते हैं, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट होता है वो एंट्री करेगा स्टोमेटा के थ्रू, किस सेल में करेगा, तो ये जो सीएम प्लांट का जो पाथवे होता है ये भी एज यूजुअल किस सेल में होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर भी ये भी पर्ण मध्योतक कोशिका, जिसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा मीसोफिल सेल में हमें देखने को मिलेगा। किस सेल में, मैंने कहा यहाँ पर मीसोफिल सेल में ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा यहाँ पे नाइट टाइम में कि जैसे ही ओपन होते हैं तो एसिडिफिकेशन होता है, अम्लीकरण होता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया ड्यूरिंग द डे टाइम यहाँ पे ये स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, और अगर स्टोमेटा क्लोज है तो मैंने कहा यहाँ पर क्या होने वाला है, डी एसिडिफिकेशन होने वाला है लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। ये तो हमने कुछ एक बेसिक बातें की। अब हम लीड करते हैं कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है सीएम प्लांट में, जो डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो एक कंप्लीट साइकिल की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। देखिए यहां पे मैं टू केसेस में इस कंप्लीट साइकिल को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि सीएम प्लांट में जो है स्टोमेटा जब ओपन होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे दो अलग अलग कंडीशन पे हम अलग अलग जो है केमिकल रिएक्शन को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम पे मैं क्या कह रहा हूं, सपोज मैंने ये क्या किया, मैंने ये एपिडर्मिस बनाया। क्या बनाया मैंने कहा सपोज ये हमने एपिडर्मिस बनाया है, और अगर ये एपिडर्मिस है तो आप जानते हैं यहां पर ये क्या
प्रेजेंट होता है? मैंने कहा एपिडर्मिस वाले लेयर में ही जब मैंने लीफ का जो है क्या बनाया था, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था, उस आंतरिक संरचना में आपने देखा था कि स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र के समान कुछ संरचनाएं जो होती हैं, वो एपिडर्मिस मतलब अधिचन वाले स्तर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो रंध्र जैसा जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली कहां मिलेगा? मैंने कहा सपोज ये जो है यहाँ पे क्या है, मैंने कहा इतना जो पोर्शन है वो क्या है, रंध्र को या फिर स्टोमेटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर बताया आपको कि यहां पर ये क्या है, मैंने कहा सपोज ये हमने लिया है यहाँ पे, ये स्टोमेटा है। क्या ये? मैंने कहा ये स्टोमेटा है, और ये जो स्टोमेटा है ये ओपन कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? मैंने कहा यहां पर जो स्टोमेटा है ये ओपन कंडीशन पे है। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे डे टाइम की बात कर रहा हूं या नाइट टाइम की बात कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे स्टोमेटा ओपन है तो हम बेसिकली उसे नाइट टाइम की बात करें। ठीक है, तो हमने इस तरह से जो है क्या शो कर दिया, इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया कि यहां पर जो है ये स्टोमेटा क्या किस कंडीशन पे है। मैंने कहा स्टोमेटा यहां पे खुले हुए हैं, मतलब यहां पे रंध्र जो है वो खुले हुए हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेगा, हमने यहां पर अब क्या बनाया है, अब यहां पे जो है मेसोफिल सेल बनाते हैं। ठीक है, और इस मेसोफिल सेल में हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह के चेंजेस, किस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा ये जो है हमने क्या किया, ये हमने कोई भी मेसोफिल सेल क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस मेसोफिल सेल में कौन कौन से रिएक्शन होते हैं हमें ये पढ़ना है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, ये हम बेसिकली ड्यूरिंग द नाइट टाइम की बात करें। किस टाइम की बात करें? ड्यूरिंग द नाइट टाइम, मतलब रात्रि के समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम की बात करें। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अब रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगा, रिएक्शन कहां से स्टार्ट होगा? मैंने कहा यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, मैंने कहा ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, मैंने इसको एटीएम से रिप्रेजेंट कर दिया है। एटीएम से रिप्रेजेंट करने का पर्पस ये है कि मैंने कहा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? ये एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरण से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, मैंने कहा अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये किस में एंटर कर गया, मैंने कहा अब जो है ये एंटर कर गया है इस मेसोफिल सेल में। ये मैंने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है क्या, बेसिकली हमने ये बना दिया है मेसोफिल सेल। ये कौन सी सेल है? मैंने कहा ये पर्ण मध्योतक कोशिका को मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही सेल में एंटर होते हैं, मैंने कहा ये एंटर हो गए, तो ये कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? मैंने कहा ये एंटर होते ही यहां पर ये H2O से क्या होता है, रिएक्ट होता है। ठीक है, मैंने कहा वाटर के साथ जो है रिएक्ट हो जाता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? देखिए यहां पर ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर के H2CO3 को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। अब यहां पे H2CO3 क्या होता है? देखिए H2CO3 को क्या कहते हैं, यहां पे बेसिकली ये होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है? मैंने कहा यहां पे H2CO3 जो होता है वो क्या होगा, यहां पे कार्बोनिक एसिड होगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O है वो बेसिकली क्या हो गए, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहां पर क्या होता है, ऐड होता है, तो क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे H2O के, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देखा कि यहाँ पर जो H2CO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है, इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको कहा जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहा जाएगा। कौन सा एंजाइम? इसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं। और इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2O होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने कहा ये कार्बोनिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक के हमने रिएक्शन को क्या कर लिया, कंप्लीटली स्टडी किया। अब देखिए अब क्या होने वाला है स्टूडेंट, बेसिकली ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब वियोजित हो जाते हैं अपने आयनिक कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे ही अपने आयनिक कंडीशन में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, तो ये क्या होता है, मैंने कहा ये इसके आयनिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे HCO3- होता है, और इसके साथ साथ कौन से आयन बनते हैं, मैंने कहा यहाँ पे H+ बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे ही डिसोसिएशन होता है तो ये HCO3- क्या है, मैंने कहा ये बेसिकली बाइकार्बोनेट आयन होता है। क्या होता है ये, मैंने कहा बाइकार्बोनेट आयन होता है, और साथ साथ यहाँ पर कौन सा आयन है, मैंने कहा यहाँ पर H+ है, मतलब हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है,
देखिए मैंने कहा ये बाइकार्बोनेट आयन है और ये कौन सा आयन है, मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है। लेकिन बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे कंपाउंड की बात करते हैं, वो जो कंपाउंड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली क्या नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को किस फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा, मैंने कहा पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होने वाला है, मैंने कहा अब बेसिकली क्या होगा कि यहां पर इस बाइकार्बोनेट आयन को एक्सेप्ट कौन करता है, मैंने कहा अब इस बाइकार्बोनेट आयन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, मैंने कहा पीईपी होता है। क्या होता है, मैंने कहा इसको एक्सेप्ट करने के लिए अब कौन है, यहां पे पीईपी होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पीईपी जो है बेसिकली हम किसको कह रहे हैं। देखिए पीईपी को यहां पे लेते हैं, पीईपी के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। यहां पे पीईपी क्या होते हैं, मैंने कहा ये होता है फॉस्फोइनॉल। क्या होता है ये, मैंने कहा ये होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो है उसे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पीईपी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पीईपी क्या होता है, मैंने कहा ये जो पीईपी है ये जो है कार्बोनेट आयन जो होते हैं, जब बाइकार्बोनेट आयन जो होता है उसको क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पीईपी ने बाइकार्बोनेट आयन को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन यहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है इसको मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया, तो मैंने कहा यहाँ पर प्रेजेंट जो एंजाइम है बेसिकली इसको यहां पे लिख रहे हैं, एक एंजाइम होता है, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहा जाएगा पेप्को। क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है पेप्को। और यहां पे जो पेप्को एंजाइम होता है वो बेसिकली इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यहां पे फॉस्फोइनॉल, क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। क्या बोलेंगे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बोलेंगे, पाइरुवेट कहेंगे। और यहां पे CO क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये कार्बोक्सिलेज को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये कार्बोक्सी लेज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए मैंने एक एंजाइम के बारे में आपको यहां पे बताया, वो क्या है, मैंने कहा ये है पेप्को एंजाइम। ठीक है, तो पेप्को एंजाइम को क्या बोलते हैं हम, मैंने कहा इसे कहते हैं फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब देखिए इस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में मैंने कहा कौन सा एंजाइम है, मैंने कहा यहां पे पेप्को एंजाइम है। तो यहां पे इस एंजाइम के प्रेजेंस में पीईपी क्या करता है, इस HCO3- को मतलब बाइकार्बोनेट आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और इससे जो पर्टिकुलर यहाँ पे सब्सटेंस का फॉर्मेशन होने वाला है वो कौन होता है, मैंने कहा यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है स्टूडेंट बेसिकली इसमें कितने कार्बन होते हैं, मैंने कहा इसमें 4 कार्बन होता है। ठीक है, इट इज ए 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो हमने कहा यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर OAA का फॉर्मेशन हो रहा है। और OAA क्या होता है, मैंने कहा ये बेसिकली होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या होता है, मैंने कहा ये इसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे OAA का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है स्टूडेंट, बेसिकली यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, देखिए यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इससे अगेन 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ही क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और इसे क्या कहा जाएगा, इसे अब कहते हैं मैलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड भी क्या होता है, मैंने कहा ये भी 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब ये डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑक्जेलो एसिडिक एसिड से मैलिक एसिड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसमें ये कहा जाएगा कि ये जो है हमने यहां पे किसको यूज किया, हमने यहां पे NADPS2 जो होता है उसको हम यूज करते हैं। और ये NADPS2 जो है NADP+ में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पे रिड्यूसिंग पावर को हमें यूज करना पड़ा और विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रिड्यूसिंग पावर यहां पे NADS2 को हमने यूज किया, ये जो है NADP+ में क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, और यहां पर अब क्या होता है कि ये जो मैलिक एसिड जो कि यहां पे फॉर्म हो चुके हैं, बेसिकली ये जो मैलिक एसिड है अब इसका क्या होता है, मैंने कहा ये मैलिक एसिड जो है वो यहां पर इस सेल के वैक्यूल में, मैंने कहा ये क्या है, मैलिक एसिड है, इसको हमने Ma से क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया।
तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पे मैलिक एसिड 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है वो बेसिकली अब स्टोर हो जाता है, ठीक है। मैंने कहा ये किसमें स्टोर होता है, मैंने कहा ये जो है वैक्यूल होता है। क्या होता है, मैंने कहा ये जो वैक्यूल है जिसे हम रिक्तिका कह रहे हैं, यहाँ पे वैक्यूल में जो मैलिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए वन मोर टाइम जो है यहाँ पे इस सारे प्रोसीजर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए मैंने आपको ये कहा कि एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ठीक है, एट द टाइम ऑफ नाइट बेसिकली रात्रि के समय स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन कंडीशन में होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे इसका क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। देखिए जैसे ही यहाँ पे स्टोमेटा ओपन कंडीशन में है तो मैंने कहा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर वाला वो क्या करता है, मैंने कहा एंट्री करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब इस स्टोमेटा से होकर के मैंने कहा यहाँ पर आ गया, इस मेसोफिल सेल के अंदर आ गया। ये कौन सा सेल है, मैंने ये जो कंपार्टमेंट मैंने बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मेसोफिल सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ करके H2O से कंबाइन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है, मैंने कहा ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड का जो बेसिकली फॉर्मेशन हुआ है ये अगेन डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू द डिफरेंट आयंस, ठीक है। और आयंस में डिसोसिएट होते हैं, मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बना, मैंने कहा यहाँ पर बाइकार्बोनेट बना है। क्या बना है, बाइकार्बोनेट बना है। और इसी बाइकार्बोनेट को एक्सेप्ट किसने किया, इस पीईपी ने किया। पीईपी को हमने क्या बोला कि यहाँ पे ये होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या होता है यहाँ पे, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है। तो ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है स्टूडेंट बेसिकली इसने बाइकार्बोनेट आयन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। ये जो है आयन एक्सेप्टर होते हैं। और यहाँ पे जिस एंजाइम की बात करें ये कौन सा एंजाइम है, यहाँ पे पेप्को एंजाइम है। कौन सा है, मैंने कहा यहाँ पे हम पेप्को एंजाइम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो पेप्को होता है बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, मैंने कहा ये फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इस पेप्को के प्रेजेंस में क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अब किस में कन्वर्ट होते हैं, मैंने कहा मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर को यूज किया। मैंने कहा यहाँ पे NADPH2 जो है वो NADP प्लस में क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये जो मैलिक एसिड है विच इज अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ये क्या होता है, अब ये सेल में जो है वैक्यूल, रिक्तिका कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मैंने कहा इसको कहा जाएगा रिक्तिका। तो मैंने कहा ये जो है सेल में जो रिक्तिका है उसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, बेसिकली ये स्टोर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसीजर जो है हमें यहाँ पर एट द नाइट टाइम देखने को मिला। अब हम सीधे लीड करते हैं सेकेंड केस की तरफ, ठीक है। अब देखिए सेकेंड केस में क्या होगा, यहां पर तो हमने कहा कि स्टोमेटा ओपन कंडीशन में है, लेकिन यहां पे हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि स्टोमेटा जो है यहां पर क्या कहेंगे, सपोज मैंने ये जो पर्टिकुलर पार्ट बनाया है ये क्या है, ये बेसिकली हमने कहा ये एपिडर्मिस का पार्ट है। किसका पार्ट है ये एपिडर्मिस का पार्ट है। और ये जो एपिडर्मिस का पार्ट है मैंने कहा सपोज ये स्टोमेटा है, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा जो है ओपन कंडीशन पे नहीं है। मैंने कहा ये यहाँ पर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है स्टूडेंट बेसिकली ये स्टोमेटा कैसे है, मैंने कहा ये स्टोमेटा अब ये क्लोज्ड है। कैसे है ये, मैंने कहा ये स्टोमेटा अब यहाँ पे क्लोज कंडीशन पे है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा इसको हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखिए मैंने अब क्या किया, सपोज यहाँ पे कोई भी एक मेसोफिल सेल को क्या कर दिया है, बना दिया है। और इस तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पे नाइट टाइम में होने वाले डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के बारे में देखा, वैसे ही मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पर बेसिकली किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा केस है, ये हमारा नाइट टाइम का है या फिर डे टाइम का है। नाइट टाइम को तो हमने अभी स्टडी किया, ये बेसिकली हम किस पर्टिकुलर केस की बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ, या फिर बोल सकते हैं इसको हम क्या, मैंने कहा ड्यूरिंग द, मैंने कहा बेसिकली ये क्या है, ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। यहाँ पे दिन के समय की बात करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब देखिए दिन के समय ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होने वाला है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पे स्टोमेटा अब क्या है, यहाँ पे पाए जाने वाले
वाले जो रंध्र होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो अगर रंध्र क्लोज होता है तो यहाँ पे इस तरह से तो बात नहीं कर सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से इसमें एंटर करेगा, वैसा कुछ भी प्रोसेस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि नाइट टाइम पे जो ये मैलिक एसिड यहाँ पे क्या हो गया है, इकट्ठा हो गया है, स्टोर हो गया है, तो यहीं से हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने कहा ये मेसोफिल सेल में पाया जाने वाला क्या है, वैक्यूल है, और आप जानते हैं मैंने कहा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मैलिक एसिड यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा ये स्टोर होता है, ठीक है। अब ये मैलिक एसिड जो है इस रिक्तिका से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो डे टाइम में हो रहा है, तो आप जानते हैं डे टाइम में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा डे टाइम में यहाँ पे लाइट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर डे टाइम में लाइट प्रेजेंट है तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। किसका? मैंने कहा ये जो मैलिक एसिड है ना इसका क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर मैलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में आपको पता है कौन सा स्टेप देखने को मिलता है, डीकार्बोक्सिलेशन में जनरली यहाँ पर जो मैलिक एसिड है, बेसिकली मैंने कहा कि ये जो मैलिक एसिड है वो इसके वैक्यूल से, ये क्या है, मैंने कहा इसका वैक्यूल है, इसके वैक्यूल से बाहर आ गया, ठीक है। मैंने कहा ये यहाँ पर आ गया है, तो मैंने कहा ये मैलिक एसिड है और ये 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। लेकिन अब यहाँ पे डे टाइम पे इस मैलिक एसिड का क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो ये कहा जाएगा कि ये जो मैलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैंने कहा यहाँ पर मैलिक एसिड जो है बेसिकली पीईपी में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पीईपी क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होता है, ठीक है। तो इसे अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि अगर डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो इस डीकार्बोक्सिलेशन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, CO2 को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर CO2 के रिलीज होने के साथ साथ मैंने आपको ये बताया था, उस पर्टिकुलर नाइट टाइम में बताया था कि हमने वहाँ पे NaDH2 का यूज किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, मैंने कहा ये NADP प्लस जो है ये NaDH2 को क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा NADPH2 का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली इस प्रोसेस के थ्रू जो मैलिक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने कहा ये जो है बेसिकली फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये जो फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसके बारे में क्या कहा जाएगा, इसके बारे में ये कहा जाएगा कि ये क्या करेगा, ये अगेन जो नेक्स्ट प्रकार के जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन होते हैं इस साइकिल में उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगा, ठीक है। लेकिन हम स्पेशली हम इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने वाला है, मैंने कहा इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब कौन एक्सेप्ट करेगा, मैंने कहा अब इसको जो है RuBp क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड किस साइकिल में एंटर कर जाता है, मैंने कहा ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे C3 साइकिल में क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा जब ये C3 साइकिल में एंटर हो जाएगा तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन है यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करने के लिए RuBp है, क्या है, मैंने कहा यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करने के लिए RuBp है। और एज यू नो RuBp के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रूबिलोज, क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाएगा रूबिलोज बिसफॉस्फेट, क्या कहते हैं इसे कहते हैं रूबिलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैंने कहा अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि रूबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आखिर ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है यहाँ पे रिएक्शन, हम ये देख लेते हैं। बेसिकली ये जिस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है इसको हमने स्टार मार्क किया और हमने इसको कहाँ लिख दिया, मैंने कहा यहाँ पर ये जो एंजाइम है, जिस पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है ये कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है रूबिस्को एंजाइम। कौन सा होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है। और यहाँ पे रूबिस्को जो है बेसिकली किसकी तरह एक्ट करता है, मैंने कहा यहाँ पे रूबिस्को जो है एक्ट करता है किसकी तरह, ये बेसिकली कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह, मैंने कहा ये यहाँ पर कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहे हैं। इसका क्या हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहे हैं, इसका एडिशन हो रहा है। इसीलिए ये जो रूबिस्को होता है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, मैंने कहा ये जो रूबिस्को होगा वो कार्बोक्सिलेज की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है।
है। तो मैंने कहा यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो RUBP होता है उसने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में एंटर करता है उसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पे एक पूरा जो कंप्लीट साइकिल होता है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। और इस कंप्लीट साइकिल से आप जानते हैं यहाँ पे बीच में जो है जब PGL का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है इस C3 साइकिल में, तो बेसिकली इससे क्या होगा, मैंने कहा इस C3 साइकिल में जैसे ही यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड PGA का फॉर्मेशन होगा तो वो बेसिकली क्या दे देगा हमें, मैंने कहा ये यहाँ पर हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन, मैंने कहा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस हमें देखने को मिला एट द टाइम ऑफ डे, यहाँ पे दिन के समय में क्या होता है, मैंने कहा दिन के समय में यहाँ पे लाइट भी प्रेजेंट है, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर सम टाइम क्या होगा कि अगर ये डे में हो रहा है, दिन में हो रहा है, तो इसमें प्रकाश की इनफ मात्रा क्या होगी, पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे C3 साइकिल के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, मैंने कहा सपोज ये जो है ये हमने लाइट को क्या कर दिया, यहाँ पे प्रेजेंस कर दिया। क्यों, क्योंकि ये बताता है कि ये लाइट रिएक्शन है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में जो आने वाले, लाइट रिएक्शन से जो मिलने वाले यहाँ पे ATP होता है, मैंने कहा लाइट रिएक्शन से मिलने वाला जो ATP होता है और साथ साथ यहाँ पे जो NADH2 होता है वो क्या होता है, यहाँ पे C3 साइकिल को प्रोवाइड होते हैं, इसको क्या है, उसको बेसिकली मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये C3 साइकिल क्या होता है, रन होता है और यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कहा कि अगर हम यहाँ पे मैलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो मैलिक एसिड जो है नाइट टाइम पे किस में स्टोर हो गया था, मैंने कहा ये वैक्यूल में, मैंने कहा रिक्तिका में क्या हो गए थे, स्टोर हो गए थे। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या होने वाला है कि ये स्टोर हुआ जो मैलिक एसिड है वो अब वैक्यूल से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो वैक्यूल से सेल में आ गया, वैक्यूल से सेल में आ गया तो बेसिकली हम अब क्या कह रहे हैं कि इट इज ए 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। लेकिन अब यहां पे इसका क्या होता है, मैंने कहा इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है, विकार्बोक्सिलीकरण होता है। ठीक है, और जैसे ही डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहां पर CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर NADPH2 का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रोसेस के बाद में मैंने कहा यहां पर मैलिक एसिड जो है 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड PEP में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन यहां पे स्पेशली हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में एंटर हो रहा है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए वहां पर RUBP है, रूबिस्को एंजाइम के प्रोसेस में यहाँ पे कंप्लीट C3 साइकिल क्या होता है, रन होता है और उससे बेसिकली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे CAM प्लांट जो होता है आखिर उसमें एट द टाइम ऑफ नाइट एंड एट द टाइम ऑफ डे जो है किस तरह से स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के प्रोसेस से हमें बायोकेमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये हमारा नाइट कंडीशन में है, रात्रि के समय कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिला तो वो देखा हमने, और यहाँ पर मैंने आपको डे टाइम में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं इसके बारे में मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब डायरेक्टली लीड करते हैं, हमने CM प्लांट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, इसका साइकिल जो भी होता है उसके बारे में हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। अब सीधे हम लीड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, बेसिकली वो क्या है, मैंने आपको CM प्लांट के बारे में पढ़ा दिया। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने C4 साइकिल के बारे में देख लिया, C3 साइकिल के बारे में देख लिया। अब एक सिंगल टॉपिक जो बचा हुआ है इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस चैप्टर का, अब हम पढ़ने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में, अब हमारा बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एंड आवर फ्रेश टॉपिक इज अबाउट फोटो। देखिए इसके बारे में हम यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे, हम ये बात कर लेते हैं। देखिए फोटो रेस्पिरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए फोटो रेस्पिरेशन को कहा जाता है प्रकाश श्वसन। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल प्रकार के जो रेस्पिरेशन होता है वो उससे कैसे अलग होता है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में, मैंने कहा अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इसे ही क्या कहा जाता है, देखिए फोटो रेस्पिरेशन में जो भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस का एक साइकिल चलेगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं C2 साइकिल। क्या कहते हैं इसे C2 चक्र भी कहा जाता है। ये जो C2 साइकिल होता है वो बेसिकली मैंने कहा ये प्रकाश श्वसन भी है, लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर यहाँ पे C2 क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, C2 के साथ साथ यहाँ पर इसको और क्या कहा जाता है हम ये भी बात कर लेते हैं। C2 के साथ साथ इसी C2 साइकिल को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट
पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है, ग्लाइकोलेट पाथवे भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन सभी पॉइंट को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि ये क्या है, फोटो रेस्पिरेशन है। पहले फोटो रेस्पिरेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन की बात करें तो जनरली यहाँ पे ये फोटो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे फोटो जो होता है वो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये लाइट प्रेजेंट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो लाइट के अब्सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पे डिफर किस में कर रहा है, मैंने कहा ये फोटो रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है, जो सामान्य प्रकार का श्वसन होता है, वहां से बस एक सिंगल पॉइंट पे डिफर होता है कि ये क्या है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन की तरह यहाँ पर भी बेसिकली क्या रिलीज होता है, मैंने कहा यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गिवन आउट, बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे बेसिकली क्या हम इनटेक करते हैं, मैंने कहा यहाँ पे बेसिकली इस कंडीशन पे भी क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन की तरह है, यहाँ पे O2 क्या करता है, मैंने कहा O2 को हम टेकन इन करते हैं, ठीक है। साइकिल में क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री को शो करता हुआ पाथवे को बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में इतनी बेसिक बातें मालूम चला, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे C2 क्यों बोलते हैं। देखिए क्योंकि अपन जब यहाँ पे एक साइकिल देखेंगे, पूरा चक्र के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो वहां पर मैं आपको क्या बताऊंगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, क्या कहा मैंने कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड की बात करें, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मतलब प्रथम स्थायी यौगिक की बात करते हैं, तो वो प्रथम स्थायी यौगिक जो आप देखेंगे वो बेसिकली उसे कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोकोलेट, क्या कहते हैं इसे, या फिर इसे कहते हैं फॉस्फो, क्या कहा जाता है, फॉस्फोग्लाइकोकोलेट कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलेट या फिर ग्लाइकोकोलेट कहते हैं। तो बेसिकली ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है इसे हम बेसिकली क्यों ऐसा क्यों है कि इसे हम C2 साइकिल कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉस्फोग्लाइकोकोलेट की बात करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन होता है 2 कार्बन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो कि यहाँ पे प्रथम स्थायी यौगिक होते हैं उसमें पाए जाने वाले कार्बन नंबर की बात करें तो कितने कार्बन होते हैं यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के प्रेजेंस की वजह से इसे क्या कह सकते हैं, इसे C2 साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट जब बनता है यहाँ पे तो बेसिकली इसी फॉस्फोग्लाइकोलेट से जब यहाँ पे क्या बाहर हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे हमने IP से रिप्रेजेंट कर दिया है, अकार्बनिक प्रकार के जो फॉस्फेट होते हैं, जैसे ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैंने कहा यहाँ पे ग्लाइकोलेट बचेगा। तो ये ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन भी होता है, इसीलिए यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ एक बेसिक बातें डिस्कस की। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि फोटो रेस्पिरेशन इज हाउ डिफर फ्रॉम द नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हालांकि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन की तरह यहाँ पर CO2 जो है क्या होता है, हम रिलीज करते हैं, मतलब गिवन आउट देखा जाता है, साइकिल से बाहर जाएगा, लेकिन इनटेक क्या करते हैं, मैंने कहा टेकन इन जो होता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का होता है। साथ साथ हमने देखा कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड प्रथम स्थायी यौगिक जो बनता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और उसे क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। बेसिकली फॉस्फोग्लाइकोलेट में फॉस्फो यहाँ पे क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे फॉस्फो जो है जैसे ही मैंने कहा कि ये जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ग्लाइकोलेट बचेगा। तो यहाँ पे इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी जो कि हमने क्या किया, स्टडी किया। यहाँ पर देखिए एक स्पेसिफिक और नोट पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पर हम बात करते हैं अब नोट पॉइंट के बारे में। देखिए इस नोट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम यहाँ पे पहले बात करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन। अगर हम सामान्य स्थिति में बात करें, नॉर्मल कंडीशन पे बात करते हैं, तो देखिए क्या होता है, आप ये जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन होता है, मैंने कहा इसको एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे RUBP होता है, ठीक है। आप जानते हैं, हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया है। यहाँ पे RUBP को क्या कहते हैं, रूबिलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम
एंजाइम होता है स्टूडेंट, बेसिकली ये कौन सा होता है, मैंने कहा यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो बेसिकली होता है रूबिस्को। क्या होता है, मैंने कहा ये रूबिस्को होता है। और आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो रूबिस्को एंजाइम है, हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, मैंने कहा ये जो है कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है और पूरा साइकिल चलता है और उस साइकिल से बेसिकली किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा यहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या कहा, अगर यहाँ पे हम नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए ऑलवेज यहाँ पे रूबिलोज बिसफॉस्फेट होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है वो रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। और यहाँ पे रूबिस्को किसकी तरह एक्ट करता है, मैंने आपको नोट पॉइंट में इन द प्रीवियस लेक्चर बताया था कि रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट कर सकता है, ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट कर सकता है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन ये ऑलवेज किसकी तरह एक्ट करता है, मैंने कहा कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, एडिशन होता है और इस तरह से यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं स्पेशली किस कंडीशन की, अगर यहाँ पे हम फोटो रेस्पिरेशन की बात करें, किसकी बात करें, फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो इस फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला रूबिलोज बिसफॉस्फेट होता है। क्या होता है, रूबिलोज बिसफॉस्फेट होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है, और ये देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होता है कि ये जो रूबिलोज बिसफॉस्फेट है इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में करेगा, मैंने कहा अगेन ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या है, रूबिस्को एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा रूबिस्को एंजाइम है, लेकिन ये जो रूबिस्को एंजाइम है अब ये कार्बोक्सिलेज की भांति जो है व्यवहार नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन की बात नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो रूबिस्को होता है ना वो किसकी तरह एक्ट करता है, मैंने कहा अब जो है यहाँ पे ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह, मैंने कहा ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है। ऐसा क्यों, देखिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया है, टेकन इन किया है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, साइकिल में आ रहा है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बात की है कि इस पर्टिकुलर फोटो रेस्पिरेशन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर क्या ऐड होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है, तो अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन है, मैंने कहा अब इस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने के लिए RUBP होता है। ठीक है, और ये रूबिस्को जो है अब किसकी तरह ऐड करेगा, मैंने कहा यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इसीलिए अब क्या होता है, मैंने कहा अब ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है। ठीक है, और ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा, पूरा साइकिल जो है कंप्लीट होता है और इस पूरे साइकिल से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मैंने कहा अब यहाँ पर जो है किसका फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा अब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों ही कंडीशन के बारे में बताया, नॉर्मल कंडीशन पे रूबिस्को जो है वो कार्बोक्सिलेज ऐड करता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन में तो हम क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो नहीं रहा, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एडिशन शो कर रहे हैं तो ये एंजाइम भी बेसिकली रूबिस्को ही है, लेकिन यहाँ पे डिफर ये होता है कि ये कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा और इस तरह से कंप्लीट साइकिल होगा और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हमने कुछ एक बेसिक बातें यहाँ पे डिस्कस किया फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, इन सभी कंसेप्ट को यूज करके हम अब एक कंप्लीट साइकिल के बारे में, उसके बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं, अब यहाँ पे हम बेसिकली एक पूरा साइकिल स्टडी करेंगे, लेकिन साइकिल को स्टडी करने से पहले हम ये जान लें कि ये जो कंप्लीट साइकिल होता है स्टूडेंट, ये 3 प्रकार के कोशिकांग में होता है। किसमें होता है, मैंने कहा ये 3 प्रकार के कोशिकांग में होगा। देखिए ये कौन कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे हम कोशिकांग कंसीडर करते हैं ये कौन सा होता है, मैंने कहा देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के कोशिकांग में प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, हमें बस लिखना क्या है, CPM लिखना है। क्या लिखना है, CPM लिखना है। अब देखिए यहाँ पे C से जो रिप्रेजेंट करता हुआ कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, मैंने कहा ये बेसिकली होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है,
तो C से यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो साइकिल है ये C2 साइकिल जो होता है वो पहले किस में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे P से कौन सा कोशिकांग है, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से जो है बेसिकली P से क्या होता है, P से होता है परऑक्सीजोम। क्या होता है यहाँ पे, परऑक्सीजोम होता है, ठीक है। हमने परऑक्सीजोम के बारे में बेसिकली कब स्टडी करते हैं, जब हम सेल बायो पढ़ते हैं। सेल बायो में मैक्रो बॉडीज का टॉपिक आता है, वहां पे परऑक्सीजोम के बारे में, स्फीरोजोम के बारे में, ग्लाइऑक्सीजोम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा परऑक्सीजोम हो गया। और लास्ट क्या होता है, ये जो थर्ड यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल जिसमें C2 साइकिल कंप्लीट होगा, ये क्या होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है ये, मैंने कहा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा कि बेसिकली ये पूरा प्रोसीजर जो होता है वो कितने कोशिकांग में होने वाला है, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट में होता है, परऑक्सीजोम में होता है, और साथ साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम यहाँ पे C, P और M से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 3 कंपार्टमेंट बनाने वाले हैं। एक तो क्लोरोप्लास्ट में होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक परऑक्सीजोम, और फिर जो थर्ड टाइप का जो कंपार्टमेंट होगा, बॉक्स होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले C2 साइकिल में जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर C2 साइकिल कैसे होगा। सपोज मैंने ये जो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट बनाया है, यहाँ पे जो भी चेंज होगा, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जो भी यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ये हम किसकी बात करेंगे, ये हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में होने वाले चेंज की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये तो क्या है, फर्स्ट हमारा कंपार्टमेंट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चेंज होता है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो कंपार्टमेंट है बेसिकली ये सेकेंड जो हम देख रहे हैं, सेकेंड इस पर्टिकुलर बॉक्स में, इस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में मैं आपको परऑक्सीजोम में होने वाले चेंज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लास्ट बात करेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में कहाँ और किस पर्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन को चेंजेस में हमें यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। देखिए आपको मैंने अभी जो बेसिक पॉइंट प्रोवाइड किया था उसमें फर्स्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ था, उसमें सबसे पहले जो है क्या आ रहा है, अंदर क्या आ रहा है, मैंने कहा बेसिकली इस साइकिल के अंदर जो है यहाँ पे कौन एंट्री करता है, मैंने कहा यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, एंट्री करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे टेकन इन, ये क्या होता है, ये बेसिकली अंदर आएगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर सपोज ये ऑक्सीजन आ गया, लेकिन इस ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए कौन है, मैंने कहा अब यहाँ पे ऑक्सीजन को रिसीव करने के लिए कौन है, मैंने कहा यहाँ पर होता है RUBP। कौन होता है, मैंने कहा यहाँ पे RUBP होता है, ठीक है। रुबिलोज बिसफॉस्फेट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो एंजाइम कौन सा होगा, मैंने कहा यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा रुबिस्को। क्या होगा, मैंने कहा रुबिस्को होगा, लेकिन मैंने अभी आपको बेसिक कंपोनेंट में बताया था कि रुबिस्को यहाँ पे जो है ऑक्सीजनेज की तरह ऐड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या है बेसिकली मॉलिक्यूल इस साइकिल में एंटर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करके यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द टाइम किसका, यहाँ पे जो प्रथम उत्पाद होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, देखिए यहाँ पे जो प्रथम उत्पाद फॉर्म होता है इसे क्या कहते हैं, इसे जो कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट कहा जाएगा। क्या कहते हैं इसको, फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं, ठीक है। और ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ये क्या होता है, मैंने कहा ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है इट इज ए 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या होता है ये, 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इट इज अ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। ये क्या होता है, ये मैंने कहा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो होता है ये यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है, जिसमें 2 कार्बन होता है, और इसीलिए इस पूरे साइकिल को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा इसको हम C2 साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, C2 साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट चेंज क्या होने वाला है, मैंने कहा ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है यहाँ पर क्या होता है, इस फॉस्फोग्लाइकोलेट से क्या बाहर निकल जाएगा, मैंने कहा यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब जो IP है ना वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे IP अगर बाहर निकल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो है ग्लाइकोलेट का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोट जो है बेसिकली ये जो फॉस्फो के फॉर्म में फॉस्फेट ग्रुप होता है वो IP के फॉर्म में क्या
हो गया, रिलीज हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ग्लाइकोलेट बचा। ठीक है, ये जो ग्लाइकोलेट होता है इट इज ऑल्सो अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितना होता है, मैंने कहा इसमें भी कितने कार्बन होते हैं, मैंने कहा 2 कार्बन होते हैं। लेकिन ये जो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो पर्टिकुलर किस फेज में हो रहा है, मैंने कहा ये जो ग्लाइकोलेट होता है बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये ग्लाइकोलेट जो कि 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसका फॉर्मेशन यहाँ पे किस में हो गया है, क्लोरोप्लास्ट में हो गया है। अब क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोलेट होता है वो एंट्री करता है किसमें, मैंने कहा अब ये ग्लाइकोलेट जो है वो पर ऑक्सीजोम में क्या हो जाएगा, एंटरिंग शो करेगा, मतलब प्रवेश करेगा। ठीक है, तो मैंने कहा बेसिकली अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये ग्लाइकोलेट जो है यहां पर आ गया है, तो मैंने कहा ग्लाइकोलेट यहां आ गया है और ये क्या है, इट इज अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये क्या है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब इस ग्लाइकोलेट में देखिए क्या होगा, इस ग्लाइकोलेट में यहां पर क्या ऐड हो जाएगा, मैंने कहा इस ग्लाइकोलेट में यहां पर जो है एमिनो ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे जैसे ही एमिनो ग्रुप जो है ऐड हो जाता है तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा, आफ्टर द एडिशन ऑफ एमिनो ग्रुप यहां पर क्या हमें देखने को मिलेगा, देखिए ग्लाइकोलेट जो है जैसे ही यहां पे एमिनो ग्रुप ऐड होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा यहां पर अब किसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, बेसिकली यहां पे ये जो है ग्लाइसिन को क्या कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं। किसको, ये ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लाइसिन होता है इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ये ग्लाइसिन के फॉर्मेशन के बीच में यहां पर एक इंटरमीडिएट जो है रिएक्शन भी होता है जिसको मैंने इस पर्टिकुलर चेंज में शो नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहां पर फर्स्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोलेट होता है, ठीक है, मैंने कहा ये जो ग्लाइकोलेट होता है ये बेसिकली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में चेंज होगा, मैंने कहा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लाइऑक्सिलेट बनाता है। क्या करता है, मैंने कहा ग्लाइऑक्सिलेट बनाएगा। ठीक है, और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट होता है, ठीक है, ये जो ग्लाइऑक्सिलेट होता है अब इसमें क्या कह रहे हैं, अब इसमें कह रहे हैं कि अमाइनो ग्रुप क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अमाइनो ग्रुप यानी कि अमाइनो ग्रुप ऐड हो गया तो किसका फॉर्मेशन होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पर जो है ग्लाइसिन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्लाइसिन होता है उसका फॉर्मेशन हो गया, यहां पर ये जो ग्लाइसिन है जो कि यहां पे पेरोक्सिसोम में फॉर्म हो गया है। अब ये पेरोक्सिसोम से कहां जाएंगे, मैंने कहा अब ये पेरोक्सिसोम से बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं। तो मैंने कहा यहां पर कितने मोल सिंथेसिस होता है, मैंने कहा यहां पर 2 मोल ऑफ ग्लाइसिन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। किसका, मैंने कहा 2 मोल ऑफ ग्लाइसिन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही 2 मोल सिंथेसिस होते हैं तो अब क्या होने वाला है, देखिए जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन यहाँ पे एंटर कर जाता है तो 2 मोल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अब जो है ये बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, मैंने कहा अब ये फाइनली जो है सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, मैंने कहा अब ये सेरीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके कन्वर्जन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और इस डी कार्बोक्सिलेशन में हम क्या करें, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के साथ साथ यहाँ पर और क्या कहते हैं कि यहाँ पे एमाइनो ग्रुप या फिर जो एमीन है वो भी क्या हो जाएगा, बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा 2 मोल ऑफ ग्लाइसिन से बेसिकली यहाँ पे सेरीन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और एमाइनो ग्रुप जो है वो बेसिकली बाहर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है स्टूडेंट बेसिकली इसी के बारे में कहते हैं कि ये जो है अब क्या हो जाएगा, साइकिल से बाहर होगा, और साइकिल से बाहर हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इज गिवन आउट। क्या होता है, मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ पे मुक्त हो जाएगा। यही मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको प्रोवाइड किया था। देखिए हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं साइकिल से अभी भी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन टेकन इन, ऑक्सीजन अंदर आया, रुबिस्को जो है बेसिकली ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये सारे चेंजेस इसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए सेरीन जो कि यहाँ पे किस में फॉर्म हो गया है, मैंने कहा सेरीन जो कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर्म हो गया था, अब सेरीन किस में एंटर करेगा, अगेन यहाँ पे पेरोक्सिसोम में ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेरीन जैसे ही पेरोक्सिसोम में एंटर करेगा तो बेसिकली ये पेरोक्सिसोम में एंटर करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, मैंने कहा यहाँ पर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका, मैंने कहा यहाँ पर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का क्या हो
होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का। अब ये जो हाइड्रोक्सी पाइरुवेट होता है वो अगेन यहाँ पे एक नेक्स्ट तरह के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लिसरेट। क्या कहेंगे इसे कहा जाएगा ग्लिसरेट। तो देखिए अब यहाँ पे ग्लिसरेट का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो गया है। और ग्लिसरेट का फॉर्मेशन किसमें देखने को मिल रहा है आपको, परऑक्सीजोम में। ठीक है, अब ये जो परऑक्सीजोम में बना हुआ ग्लिसरेट होता है वो अगेन किसमें एंटर करेगा, अब ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर करता है। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट में एंटर करेगा तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं पीजीए की, जिसे क्या कहते हैं, ये भी तो क्या होता है, मैंने कहा ये भी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है। तो बेसिकली इसी से मैंने कहा ग्लिसरेट जो है वो किसमें कंबाइन हो जाएगा या फिर किससे क्या बनेगा, मैंने कहा ये पीजीए के फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप इतना जानते हैं C3 साइकिल में जब आपने ये स्टडी किया था कि ये जो पीजीए है वो पीजीए किस में कन्वर्ट होता है, मैंने कहा यहाँ पर पीजीए से जो है पीजीएल का फॉर्मेशन होता है, मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पीजीएल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, किसको, मैंने कहा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जो पीजीए है जो कि पीजीएल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर C3 साइकिल की बात करते हैं, अगर ये क्या है, मैंने कहा C3 साइकिल है तो इसी पर्टिकुलर पीजीएल से किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा इसी पीजीएल से जो कि यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। जब केल्विन साइकिल 6 टाइम चलता है तो वहां पे 2 मोल ऑफ पीजीएल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, दैट विल गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द साइकिल। ठीक है, और यहाँ पे इसी से क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किससे होगा, मैंने कहा यहाँ पर पीजीएल से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे पीजीएल से किसका फॉर्मेशन होगा, पहले यहाँ पे RUMP बनता है, मोनोफॉस्फेट बनता है, फिर क्या बनता है, मैंने कहा ये RUBP बनता है। ठीक है, और यहाँ पे RUBP अगेन क्या कर रहा है, RUBP इस साइकिल में आने वाले ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पे अगेन ये साइकिल क्या हो जाएगा, निरंतर रूप से रेगुलर बेसिस पे क्या करेगा, चलेगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया, वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करने वाला हूं। देखिए मैंने इस साइकिल को कहां से स्टार्ट किया, इस साइकिल के लिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 3 तरह के कोशिकांगों की आवश्यकता है। क्या है, मैंने कहा ये क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, पेरोक्सिसोम हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। लर्न करने का तरीका CPM होता है, क्या होता है। ठीक है, इन तीनों तरह के कोशिकांगों में होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए मैंने 3 बेसिक टाइप ऑफ बॉक्सेस फॉर्म कर दिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या हुआ, मैंने कहा इस साइकिल में मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट में रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे टेकन इन, अंदर आते हैं, ऑक्सीजन जैसे अंदर आया, मैंने कहा यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किसने किया, RUBP ने, लेकिन यहाँ पर रूबिस्को किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा अगर ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि यहाँ पे प्रथम स्थायी यौगिक होते हैं, इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसे क्या कहते हैं, साइकिल को यहाँ पे C2 साइकिल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि फॉस्फोग्लाइकोलेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट से किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो अ 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए ग्लाइकोलेट जो है बेसिकली अब किससे, मैंने कहा ये ग्लाइकोलेट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में था, ये ग्लाइकोलेट जो है क्लोरोप्लास्ट से बेसिकली अब किसमें एंटर हो रहा है, परऑक्सीसोम में। परऑक्सीसोम में ग्लाइकोलेट में क्या होने वाला है, देखिए ये जो ग्लाइकोलेट होता है स्टूडेंट, बेसिकली मैंने कहा ये जो ग्लाइकोलेट है अब ये ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये ग्लाइऑक्सिलेट में कौन सा ग्रुप जो है वो एडिशन को शो कर रहा है, ऐड हो जा रहा है। मैंने कहा यहां पर एमाइनो ग्रुप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आफ्टर द एडिशन ऑफ एमाइनो ग्रुप इनटू द ग्लाइकोसिलेट, तो यहां पर एक क्या बेसिकली किसका फॉर्मेशन
करता है? मैंने कहा ये ग्लाइसिन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये ग्लाइसिन का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, किस तरह के सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग में हो रहा है? मैंने कहा पेरोक्सिसोम में हो रहा है, ठीक है। पेरोक्सिसोम से ये बना हुआ ग्लाइसिन अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा और यहाँ पे 2 मोल ऑफ ग्लाइसिन जो है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये 2 मोल ऑफ ग्लाइसिन से जब यहाँ पे सेरीन बनेगा तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इसके ग्लाइसिन से सेरीन में कन्वर्जन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पे एमाइनो ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एमाइनो ग्रुप अगर बाहर निकल जाएगा तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि एमाइनो ग्रुप बाहर निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने कहा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में क्या समझाया, जिसके बारे में बेसिक कंसेप्ट में आपको समझाया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, गिवन आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकला, एमाइनो ग्रुप भी बाहर निकला, ग्लाइसिन चेंज हो रहा है सेरीन में। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में बना हुआ ये जो सेरीन होता है वो बेसिकली किस में एंटर करेगा, पेरोक्सिसोम में एंटर करेगा। पेरोक्सिसोम में एंटर करने के बाद ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से ग्लिसरेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लिसरेट पेरोक्सिसोम में बना हुआ ये अब सीधे एंटर कर जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में, ठीक है। और हरित लवक में प्रवेश करने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मैंने कहा ये पीजीए को क्या करेगा, मैंने कहा ये पीजीए को क्या करेगा, फॉर्म कर लेगा। और यहाँ पे पीजीए से अगेन आप जानते हैं एक पूरा C3 साइकिल चलने वाला है, ठीक है। और ये जो C3 साइकिल चलता है इसमें PgAl बनता है और यही PgAl जो है 6 टाइम अगर केल्विन साइकिल चलता है तो 2 मोल ऑफ PgAl बाहर निकलता है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। अब यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलेगा तो इसका किसके फॉर्मेशन होगा, मैंने कहा ये जो है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। और ये PgAl अगेन RUBP में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। यहाँ पर ATP क्या होते हैं, ऐड होते हैं, आपने देखा था। और यहाँ पे RUBP जो है अगेन यहाँ पे रेडी है किसको एक्सेप्ट करने के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को विच जनरली एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। यहाँ पे O2 को एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, रेडी है, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा क्या होता है, साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन की तरह ही है, मैंने कहा यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गिवन आउट कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसी बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने यहाँ पे इसके साइकिल में होने वाले वो सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में क्या किया, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने स्टडी किया, ठीक है। इसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ ये जो फोटोसिंथेसिस का जो चैप्टर है वो क्या हो गया है, एंड हो गया है, ठीक है। एक बार मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दूं कि हमने इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्या स्टडी किया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या स्टडी करना होता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके बेसिक पॉइंट के बारे में, इसके केमिकल इक्वेशन के बारे में, इसके इंपोर्टेंस के बारे में, उन सभी साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक कारक होते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल क्यों है, मोल एक्सपेरिमेंट। फोटोसिंथेसिस में लाइट जो है बेसिकली इसेंशियल क्यों होता है, आवश्यक क्यों होता है, वो इनगेनहाउस ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। फिर मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बाद इसके इंपोर्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग द इंपोर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस वी डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड व्हाट वाज दैट, वी डिस्कस्ड अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में मैंने आपको बताया। हमने 3 बेसिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस किए थे। इनिशियल टाइम पे हमने यहाँ पे क्लोरोफिल, केराटिनोइड्स और फाइकोबिलिन्स को क्या किया था, स्टडी किया था। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर मतलब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उसका फॉर्मूला, जो भी बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में स्टडी किया, ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग द क्लोरोफिल मैंने आपको एसेसरी पिगमेंट के बारे में बताया था, दैट वाज केराटिनोइड एंड फाइकोबिलिन्स, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बाद हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसका विजिबल रीजन को हम लाइट कहते हैं, जिसमें विबग्योर दिखाई दिया था हमें। फिर हमने यहाँ पे इमर्सन और एर्नन का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। रेड ड्रॉप इफेक्ट, लाल पतन प्रभाव के साथ साथ संवर्धन इफेक्ट के बारे में, इनहेंसमेंट इफेक्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया था, ठीक है। उसके बाद हमें ये मालूम चला कि फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप्स के फोटोसिस्टम क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकेंड। फिर मैंने आपको बताया कि आखिर ये दोनों ही तरह के फोटोसिस्टम किस तरह से अपने मैकेनिज्म को, अपने वर्क को एग्जिबिट
करते हैं, अपने कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फोटो सिस्टम को डिस्कस करने के बाद हमने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कैसे समझ सकते हैं। वहां पर उस क्रियाविधि को समझने के लिए हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था उसको। एक था लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने 2 प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। लाइट रिएक्शन को देने वाले साइंटिस्ट थे हिल, इसीलिए इसे हिल रिएक्शन कहते हैं। यहां पर एसाइक्लिक के साथ साथ साइक्लिक रिएक्शन के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पे लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और एसाइक्लिक के बारे में स्टडी किया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी था यहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो क्या था, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हमने C3 साइकिल, केल्विन साइकिल कहा था, उसके बारे में हमने स्टडी किया। फिर मैंने आपको कहा कि CO2 फिक्सेशन का जो है C3 साइकिल के अलावा भी बहुत से ऐसे मेथड होते हैं जिससे CO2 का क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। और ये मेथड कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था C4 प्लांट में होने वाले C4 साइकिल के बारे में, DCA जिसे कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे CM प्लांट के बारे में इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने क्या किया, स्टडी किया। एज वेल एज हमने ये देखा एट द टाइम ऑफ नाइट एंड एट द टाइम ऑफ डे क्या क्या चेंजेस होते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का। और साथ साथ हमने ऑल द टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद हमने लीड किया इस टॉपिक को, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो अभी हमने स्टडी किया, ये क्या था, C2 साइकिल। इसे ग्लाइकोलेट पाथवे कहते हैं या फिर बेसिकली इसे फोटो रेस्पिरेशन कह सकते हैं। और इसी के साथ चैप्टर क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, प्लांट फिजियो का ये चैप्टर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।